गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूं और पार्टनरशिप एक्ट में एक नया टॉपिक लेकर के सामने हाजिर हूं। आज के टॉपिक को मैं बता दूं कि ये जनरली शॉर्ट नोट में आता है क्वेश्चन। मैं आपको इसकी थॉरस स्टडी करवाती हूँ कि पार्टनरशिप का अन्य जो दूसरे जो बिजनेस फॉर्मेशंस हैं उनके साथ में किस तरह से डिस्टिंक्शन है या किस तरह से डिफरेंसेस है, कैसे वो अलग है बाकी सबसे। तो जैसे चाहे कंपनी हो, जॉइंट वेंचर हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, या अगर आपका अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, इस तरह से ये किस तरह दूसरे कंसर्न से अलग होती है, इसी को आज मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा डिटेल स्टडी देने वाली हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। शुरू करते हैं। पार्टनरशिप का डिफरेंसेस है कंपनी के साथ में कैसे। अब देखो, पार्टनरशिप तो हमें समझ में आ गया कि पार्टनरशिप का एक्ट जो है वो है 1932। और पार्टनरशिप क्या है? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो बिजनेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं और शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट को जो उस बिजनेस से कमाएंगे। राइट है ना? तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ना ही ये चीज कहता है कि कितने मेंबर होंगे, कौन से नियम कायदे। बहुत ज्यादा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है लॉ की तरफ से। कभी भी आओ कभी भी जाओ, वो वाली चीज है। डिसोल्यूशन कैसे भी कर लो, रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं करवाओ, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं पार्टनरशिप फॉर्म को। अब हम बात करते हैं, क्योंकि कंपनी के साथ इसका डिफरेंस कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि कंपनी एक्ट जो है वो कौन सा है। हम इस समय 2013 को कवर कर रहे हैं और वैसे 1956 और उससे पहले भी जो 1856 से भी बहुत पहले से चल रहा है हमारे पास कंपनी एक्ट। बात करते हैं कि कंपनी और एक जॉइंट जो अपना पार्टनरशिप है, इसमें अंतर क्या है। देखो, कंपनी को जब भी अपन शुरू करते हैं हम ये कहते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है ये, जबकि इसको पार्टनरशिप को कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं दी गई है। कंपनी हमेशा एक लीगल पर्सनालिटी है। उसके अलावा आपको मैं बात बताऊं, लीगल पर्सनालिटी के अलावा अगर डिस्टिंक्शन बात करें, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, तो ये जो पार्टनरशिप को ऐसा फीचर नहीं मिला हुआ है कि इसका जो पार्टनर्स का और पार्टनरशिप फर्म का है आपस में कोई सेपरेशन नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं है। जबकि कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका आपस में डिस्टिंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और डिफरेंसेस बता रही हूँ। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, तो पार्टनरशिप क्रिएट होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के वजह से। जो लोग होते हैं आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। जबकि ये जो होती है ये ओरिजिनेशन इसका इनकॉर्पोरेशन से होगा, यानी रजिस्ट्रार के पास अगर ये रजिस्टर्ड होगी तो ही कंपनी मानी जाती है कि कंपनी ओरिजिन हुई है। राइट है। अगर बात करें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप का वो वॉलंटरी है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी ऑब्लिगेटरी है। अब अगर और दूसरी बात करें, जो मिनिमम मेंबर की बात करते हैं, तो कंपनी में आपको मालूम है पार्टनरशिप में 2 ही मेंबर मिनिमम टू मिनिमम है, लेकिन कंपनी में ये चीजें अलग अलग हो जाती है। प्राइवेट में अलग है और पब्लिक में अलग है, जबकि पार्टनरशिप में पब्लिक और प्राइवेट का कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं है। अगर बात करें कि जो मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम मैं बता दूं, आगे भी बताऊंगी, अभी भी मैं बता ही देती हूँ। अगर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग बिजनेस के लिए और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर की अलग अलग संख्या है। अगर हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स 100 हो सकती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की संख्या मैक्स टू मैक्स 100 हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको डिस्टिंक्शन करवा दिया है बैंकिंग बिजनेस है या नॉन बैंकिंग बिजनेस है। मगर अगर कंपनी में बात करूं कि मैक्स टू मैक्स कैसे हो सकती है, तो वही पब्लिक और प्राइवेट में अलग अलग चीज है, वो आपको मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओनरशिप में बता दूंगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी बताऊंगी। तो ये अलग अलग डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसके अगर इसके भी आगे अगर कोई बात करते हैं तो ऑडिट की बात करती हूँ। पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता, जबकि कंपनी में ऑडिट होना बहुत मैंडेटरी है। अब पॉइंट ये है ऑडिट होता क्या है। पॉइंट ऑडिट का मतलब होता है जो हमारे बुक्स रिकॉर्ड किए गए हैं ट्रांजैक्शंस के, उनके ऊपर ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट करता है कि क्या ये सारे ट्रांजैक्शंस सही रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं। तो ये सब चीज की चेकिंग की जाती है, उसी को ऑडिट बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में रिकॉर्ड्स की ऑडिट कंपलसरी नहीं होती, जबकि कंपनी में ऑडिट करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर एक और बात करूं तो जो मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी में मैनेजमेंट पार्टनर्स खुद ही करते हैं, जबकि
सॉरी, पार्टनरशिप में मैनेजमेंट पार्टनर्स खुद करते हैं, जबकि कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स करते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस आपको मैंने बहुत सारे बेसिस पे एक कंपनी और एक पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंसेस बता दिया है। अगर ये आपको समझ आ जाएगा ना, आज का वीडियो आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गया ना, तो आप मान लेना ना केवल पार्टनरशिप बल्कि बहुत सारी और चीजें भी आप बहुत ईजिली समझ जाओगे कि अच्छा बेसिक इसके ये है। अब बात करते हैं, जब कंपनी की बात हो गई तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आपको मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है वैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो गई है, जिसको अपन LLP के नाम से जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट ही बिल्कुल अलग है, यानी इस तरीके से ये जो जनरल पार्टनरशिप है उससे बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि जनरल पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, जबकि इसका एक्ट है 2008 में इसका एक्ट बना है। तो 2008 के एक्ट ने इसको कवर किया है। अगर अब बात करें कि LLP और पार्टनरशिप में क्या अंतर है, तो बहुत सारे अंतर हैं। सबसे पहले ये कहता है, पार्टनरशिप में अपन ने कहा था कि दो लोगों या दो लोगों से ज्यादा के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उससे ये लोग आपस में इस तरह का डील करते हैं कि जो बिजनेस करेंगे उसके प्रॉफिट लॉस को वो शेयर कर देंगे। जबकि ये कहता है ये एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, जो LLP है यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है और बिजनेस ऑपरेशन करती है, और जिसमें ये लोग 2000 एक्ट के फॉलो करते हैं, उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं, अगर चार्टर डॉक्यूमेंट की बात करें कि पार्टनरशिप में चार्टर डॉक्यूमेंट को अपन क्या कहते हैं, तो उसको तो बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया डीड क्या होता है, तो उसको तो बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जबकि LLP में जो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं LLP एग्रीमेंट, वो डीड नहीं है। ये चीज समझ आ जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें लायबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कहता है लिमिटेड लायबिलिटी है, तो जो LLP है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जबकि पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। राइट है, तो इनकी लिमिटेड लायबिलिटी कहां तक होगी LLP में? LLP में लिमिटेड लायबिलिटी होती है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तक, और अगर कोई फ्रॉड केस हो जाए तो वहां पर ये अलग से काउंट होता है कि उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी। वैसे जनरली कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वहीं तक उनकी लायबिलिटी रहती है। अब आगे की बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो पार्टनर है, इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम। कोई भी अपने नाम से नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता, जबकि LLP में क्या होता है, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय इट्स नेम। अगर आप पार्टनरशिप फर्म करती है किसी के ऊपर, जो भी केस फाइल करती है, वो तो होता है पार्टनरशिप में। जबकि LLP में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के अलावा पार्टनर्स खुद अपने नाम से भी केस फाइल कर सकते हैं, या उनके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है। जबकि जनरल पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर के ऊपर भी केस फाइल हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म से होगा, वो समझ रहे हैं, उसके नाम से नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन दोनों को डिफरेंट करता है। अब अगर बात करें कि लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो जो LLP है उसका लीगल सेपरेट एंटिटी है और उसका एक एस्पेक्ट है, उसका एग्जिस्टेंस अलग से माना गया है। जबकि पार्टनर्स जो होते हैं कलेक्टिव नाम होता है, पार्टनर्स के जो कलेक्टिव नाम को कहा है वो पार्टनरशिप फर्म है, यानी उसका खुद का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी वो नहीं है। जबकि LLP खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, जो पार्टनरशिप होती है जनरल, उसका कोई भी नाम हो सकता है। जबकि ये कहता है अगर LLP है तो उसमें सफिक्स लगता है LLP, यानी नाम आप कुछ भी लिखो लेकिन LLP लिखना जरूरी है, लास्ट में LLP लगेगा। जैसे कंपनी में होता है ना, प्राइवेट जैसे लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कंपनी लिखते हैं तो हम मानते हैं अनलिमिटेड है, और नहीं तो हम लिमिटेड कंपनी लिखते हैं। तो इसमें भी ये कहता है LLP लास्ट में लिखना जरूरी है, सफिक्स लगाना जरूरी है। और अब आगे की बात करते हैं, LLP के मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट नहीं है, जबकि पार्टनरशिप के मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स नंबर जो होते हैं वो 100 हो सकते हैं। मैं 100 बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के हिसाब से पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर की संख्या अलग अलग है ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर बात करूं तो जो हमारी जनरल पार्टनरशिप फर्म है, कैन नॉट बी हेल्ड इन द नेम ऑफ फर्म। फर्म के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, जबकि LLP में फर्म के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। ठीक है, अब अगर बात करें परपेचुअल सक्सेशन की बात करें, यानी कोई एक पार्टनर मर जाता है तो क्या उसका जो नेक्स्ट हायर है, यानी जो उसका बच्चा है, उसकी संतान है, वो इसमें उसका
कंट्रीब्यूशन माना जाता है या वो उसमें एंटर कर जाता है? नहीं, जनरल पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, यानी वो बंद भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। जबकि एलएलपी कंपनी की तरह से है, जैसे कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, यानी वो यूनिवर्सल है, हमेशा रहेगी, अगर जन्म लिया है तो वो मरती नहीं है, बंद ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही एलएलपी भी जन्म लिया है लेकिन मरती कभी नहीं है, केवल बंद ही हो सकती है। ऐसे ही कहते हैं जैसे पार्टनरशिप में अकाउंट्स का ऑडिट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर किसी भी एलएलपी की जो कैपिटल है, वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 40 लाख से ऊपर जा रहा है, 40 लाख से ऊपर जाता है या 25 लाख से ऊपर जाता है रेस्पेक्टिवली, ये कहता है ओनली इफ द टर्नओवर तो हो 40 लाख और कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओवर रिचेस 25 लाख, यानी कैपिटल तो 25 लाख से ऊपर हो जाए और टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाए तो उनका ऑडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं बहुत डिटेल में आपको इन दोनों के डिफरेंसेस बता चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन को ओनरशिप को। को ओनरशिप आपको मालूम है, जैसे दो लोग मिलकर के कोई एक चीज को खरीद लें, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कोई भी एक चीज, पर वो बिजनेस तो नहीं कर रहे ना, पर हम ये क्या कहते हैं कि उस मकान के लिए उन दोनों की को ओनरशिप है। हम बैंक में भी जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, यानी दोनों का सिग्नेचर होगा तभी उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। कुछ इसी तरीके की चीज है। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या अंतर होता है, ये कहता है इसका मेन ऑब्जेक्ट, को ओनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करेंगे, नॉट मीन्ड फॉर बिजनेस, वो बिजनेस करने के उद्देश्य से नहीं फ्रेम होती, जबकि पार्टनरशिप तो बिजनेस करने के ही उद्देश्य से फ्रेम होती है। तो इनका ऑब्जेक्ट अलग हो गया है। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, बात कर रहे हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी होता है, जबकि को ओनरशिप में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती है। और एक और बात कहता है ऑन द डेथ ऑफ फादर सन्स बिकम द को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा उनके एग्रीमेंट लिखा हो तो ही ऐसा होता है। यानी ए और बी अगर किसी प्रॉपर्टी पे को ओनर है और बी की डेथ हो जाती है तो बी का बेटा ऑटोमेटिकली ए के साथ में को ओनर हो जाता है उस प्रॉपर्टी पर। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा केवल तब संभव है जब उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। अगर बात करें इनकम के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो जो इनकम पे जो शेयर आ रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, बिना बाकी सारे पार्टनर्स की सहमति के बिना कभी भी उसका ट्रांसफर नहीं होगा इनकम का, जो पार्टनर नहीं रहा है। लेकिन को ओनरशिप में उसका जो साथ में को ओनर है उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। तो आप एक बात ध्यान और जी चीज देख लो, जो को ओनरशिप होती है उसमें एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है, जबकि पार्टनरशिप में एजेंसी रिलेशनशिप है। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है एजेंट और प्रिंसिपल का आपस का रिलेशन जो होता है। तो आप देखेंगे पार्टनरशिप में एजेंट भी होता है पार्टनर और प्रिंसिपल भी होता है, जबकि को ओनरशिप में एजेंट और पार्टनर प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता है। ठीक बात है, तो ये बात कर लिए। अब बात करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है को ओनर में, तो ये कहता है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी डिमांड की जाती है, ठीक है, जबकि जो पार्टनरशिप होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनर कैन डिमांड द पेमेंट ऑफ हिज शेयर इन बिजनेस बाय द वे ऑफ कैश, वो कैश के जरिए ही उसका डिवीजन करता है प्रॉपर्टी का। अब आगे बढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब आप जनरली जो हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी समझते हैं बिल्कुल वही चीज है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे अलग होती है पार्टनरशिप में। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको इसका अंतर बताऊं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से भी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कंपनी के टाइप पे, पर मैंने इनको प्राइवेट और पब्लिक का अलग अलग से नहीं बताया। अब यहाँ पे बताती हूँ। देखिए मिनिमम नंबर की बात कर रही हूँ पहले। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम नंबर होंगे 2, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 7। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के हिसाब से भी मिनिमम तो 2 ही रहते हैं, और वैसे 10 और 20 हो जाते हैं, ठीक है, और 100 तक जा सकते हैं ये। अब आगे की बात करें, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में मैक्स टू मैक्स ये 20 और 10 बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के हिसाब से होता है। अगर बात करते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 20 इन जनरल बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस में तो है 20 और 10 है बैंकिंग फर्म में, ठीक बात है। जबकि कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट में तो हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स 50 और पब्लिक में हो सकते हैं
कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, यानी अनलिमिटेड। पहले आपको मालूम होगा 200 मेंबर थे, लेकिन अब इसकी रेस्ट्रिक्शन भी हट गई है, नंबर लिमिटेशन हट गई है, मैक्स टू मैक्स कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। अब अगर बात करें वही वाली चीज़ कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हमने पहले ऊपर पढ़ी हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं। जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो बिजनेस होते हैं वो और पार्टनरशिप कैसे अलग है। आप मान के चलो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का आपको मालूम होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता है। अगर एक हिंदू फैमिली जो बिजनेस कैरी करती है, उसके फैमिली में अगर एक बच्चे ने जन्म लिया है तो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का वो एक ओनर, एक मेंबर बनता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता है, इट इज ओरिजिन फ्रॉम द स्टेटस। अगर उस फैमिली का वो व्यक्ति है तो वो उस बिजनेस में भी अपना शेयरिंग करता है। तो यहाँ ये कहता है, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली अराइजेस फ्रॉम द स्टेटस, ये स्टेटस से अराइज होती है। और ये कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन गेट्स राइट बाय बर्थ, उसको अपने अधिकार अपने जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। उसके अलावा ये कहता है इन हिंदू जॉइंट फैमिली राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कंट्रोल्ड बाय सच जनरल प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली। जो जॉइंट फैमिली के ट्रांजेक्शन करने के लिए हिंदू लॉ लगाया गया है, उसके हिसाब से वो गवर्न होती है। मैं आपको बताऊंगी हिंदू लॉ क्या होता है, आगे बताती हूँ। अब ये बात कहता है अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द फर्म बिजनेस बाय बर्थ, मैरिज, अडॉप्शन एटसेट्रा। यानी अगर आपने किसी बच्चे को गोद ले लिया है तो आपकी फैमिली में जो बिजनेस चल रहा था, उस गोद लिए हुए बच्चे के भी उसमें राइट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैरिज हुई है तो भी उस मैरिज जिस व्यक्ति से, गर्ल या बॉय जिससे भी हुई है, उसका भी उस पर राइट आ जाता है, राइट। तो इस तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली का भी मैंने आपको बता दिया। सिंपल एक बात याद रख लेनी है कि स्टेटस से इसके राइट्स अराइज होते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर आपको मालूम है संयुक्त साहस को बोलते हैं, संयुक्त उपक्रम को बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ ताकि मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ईजी कर सकूँ समझने में। तो बात करते हैं जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त साहस क्या होता है। देखो, संयुक्त साहस यानी किसी स्पेसिफिक गोल को साथ में लेकर के हम कोई काम को शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो पार्टनरशिप क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अगर टाइम वाला या जो गोल ओरिएंटेड है वो एक अलग चीज हो सकती है, पर जनरली हम ये मानते हैं कि बिजनेस कैरी रखने के लिए पार्टनरशिप को शुरू किया है। तो पार्टनरशिप तो लंबे समय तक चलती है, इसका कोई गोल ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक गोल के लिए बनाई गई है, सिर्फ बिजनेस उनका गोल होता है। जबकि जॉइंट वेंचर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए क्लब किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसका स्पेसिफिक गोल होता है और उसका कोई ऐसा एज सच कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। आगे बात करते हैं कॉर्पोरेशन की। तो ये कहता है ये एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। जैसे वही वाली बात, कंपनी चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी चाहे कॉर्पोरेशन, ये सारे एक ही चीजें, चाहे निगम कह लो चाहे कंपनी कह लो। तो ये कहता है ये शेयर होल्डर्स के साथ द्वारा गवर्न की जाती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के द्वारा गवर्न की जाती है, उसमें पार्टनर्स हैं उसके मैन मेंबर। अब आगे बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है हिंदू अविभाजित परिवार। वो क्या कहता है, ये केवल भारत में लागू है। ये भी मैं बता दूं, बिजनेस का ये जो फॉर्म है ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया, ये केवल भारत में लागू है, अस्तित्व में है। और ये कहता है ये गवर्न होता है हिंदू लॉ से। अब हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ होता है दो तरह में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। मैंने नाम लिखे हैं दया भागा और मिताक्षरा। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, एलएलबी के स्टूडेंट्स को ये सब पता होता है। जब वो हिंदू लॉ और मॉडर्न लॉ पढ़ते हैं तब पता चल जाता है कि हिंदू लॉ के मेजर दो हिस्से कौन से हैं, एक है दया भागा और एक है मिताक्षरा। देखो मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल और असम में जो लागू होता है फैमिली बिजनेस के लिए वो तो है दया भागा सिस्टम, और पूरे भारत में वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ करके जितने भी स्टेट्स हैं वहां जो लागू होता है वो है मिताक्षरा। अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा स्पेसिफिक बना दिया गया है कि दया भागा सिस्टम केवल वेस्ट बंगाल और असम में लागू होता है, जबकि मिताक्षरा रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट 2 स्टेट्स, स्पेसिफिक 2 स्टेट्स पे लागू होता है। तो आपको मैं बता दूं पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा सब कुछ है। तो इन बेसिस पे आप पार्टनरशिप को बाकी सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये पूरा थॉरो स्टडी दिया है पार्टनरशिप का, बाकी सारे किस तरह से फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उनसे ये कैसे अलग है, डिस्टिंक्ट है, और हम इसे स्पेसिफिक कैसे कह सकते हैं, या बाकी दूसरे पार्टनरशिप क्यों नहीं है, या पार्टनरशिप वो क्यों है और ये क्यों नहीं है। इस तरह से पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो आज का
लेक्चर है, आज की जो क्लास है, समझ में भी आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से भी क्लियर करूं और इंटरेस्टिंग वे में भी क्लियर करूं। होपफुली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अगर नहीं किया है तो अब ज़रूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स अलर्ट में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।